बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम सारिया है। मेरी शादी हो चुकी है जो लव मैरिज थी। मेरे शौहर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरी सास बहुत अजीब सी है। मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अपनी नफरत में इस हद तक आ गई कि उन्होंने मेरा निकाह एक जिनजादे से कराने की कोशिश। मेरा नाम सारिया है। मेरी शादी हो चुकी है जो लव मैरिज थी। मेरे शौहर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरी सास बहुत अजीब सी है। मेरी शादी के वक्त मेरी सास के रिश्तेदारों में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की मेरे पास आई और मुझे पुरतपाक अंदाज में गले लगाकर मेरे पास बैठ गई। काफी देर वो मुझे गौर से देखती रही थी। मैं हैरान थी क्योंकि मैंने उसे पहले नहीं देखा था, ना ही मैं उसे जानती थी। उस लड़की से पूछा तो उसने कहा कि वो मेरी सास के ससुराली रिश्तेदारों में से है। काफी देर वो मेरे पास बैठी रही। चूंकि मेरी पसंद की शादी थी तो शौहर के हवाले से मैंने दुल्हन होते हुए भी उस लड़की को अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया। अचानक मेरी सास स्टेज पर आई और बोली कि निकाह ख्वाह आने वाले हैं और मैं घूंघट ओढ़ लूं। थोड़ी देर बाद निकाह होगा। मेरी अम्मी मेहमानों में मसरूफ थीं और बहनें अपने बच्चों के साथ लगी हुई थीं। मैंने खुद ही अपने भारी दुपट्टे का घूंघट ओढ़ लिया, जिसमें थोड़ी सी उस लड़की ने मदद कर दी। आपसे एक बात कहूँ? वो लड़की अचानक नीचे होकर मेरे कान में सरगोशी की तरह बोली। मैं चौंकी और हाँ में सर हिला दिया। आप शादी ना करो, आपकी शादी टूट जाएगी। वो यूं बोली जैसे मुझे लगा कि मेरे सर पर किसी ने पहाड़ तोड़ दिए हों। मैंने एकदम अपना घूंघट उलट दिया। क्या मतलब? क्या कह रही हो? मैंने उसे गुस्से से देखकर पूछा। वो मेरे गुस्से से थोड़ा सा घबराई, लेकिन फिर हठधर्मी से दोबारा बोली, आपकी शादी हो तो जाएगी लेकिन फिर टूट जाएगी, इसलिए आप ये शादी मत करें। उसने यूं कहा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेहमानों की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। काफी देर तक मैं उसे चुपचाप देखती रही। तुम्हें कैसे पता मेरी शादी टूट जाएगी? कुछ देर बाद मैंने सख्त लहजे में उससे पूछा। तो वो पहले जरा सा हंसी, फिर बोली, क्योंकि आपकी सास ये शादी ज्यादा देर चलने नहीं देगी और ना ही बसने देंगी। उससे बेहतर है कि आप शादी ही मत करें। उसने कहा तो मुझे शाइबा हुआ कि लड़की का दिमाग या तो खराब है या फिर वो पागल है। न जाने क्या कुछ कह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और ये बातें तुम्हें कैसे पता, ये बताओ? मैंने उसका हाथ सख्ती से दबाकर पूछा ताकि वो मुझे सारी हकीकत बताए। उसकी आधी अधूरी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तुमने दुपट्टा क्यों उठाया? अचानक मुझे सास की आवाज सुनाई दी। मुझे निकाह ख्वाह दूर से आते दिखाई दिए। साथ ही मेरी सास और अम्मी बहनें भी थीं। मेरी सास ने मुझे यूं देखा जैसे नसरों से ही मार देंगी, क्योंकि मैंने घूंघट जो उलट दिया था। मैंने कुछ पूछा है, बताओगी या नहीं? मैंने झटकर लड़की की जानिब मुंह किया तो देखा वो लड़की वहां से गायब थी। अभी ही तो थी वो यहाँ मौजूद, लेकिन फिर कहाँ गायब हो गई? मैंने इर्द गिर्द पूरे मेहमानों के हुजूम में नजर डाली, लेकिन वो मुझे दोबारा कहीं भी दिखाई न दी। मेरी सास मुझे पहले से ही घूर रही थी, इस वजह से मैंने दोबारा से घूंघट ओढ़ लिया। उस लड़की की बातें मेरे जहन पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं, लेकिन मैंने निकाह कर लिया। थोड़ी देर बाद ही हमारी रुखसती हो गई। मैं ससुराल आई तो मेरी सास का रवैया पहले दिन से ही काफी रूखा फीका सा था। यूं ही दिन गुजरते गए और सास का लहजा बदलता गया। मुझे उस लड़की की बातें सच लगने लगी। मैंने उस लड़की को ढूंढने की भी कोशिश की ताकि उससे पूरी सच्चाई जान सकूं, जिससे मैं लाइल्म थी, लेकिन किसी भी रिश्तेदारों में वो लड़की ना मिली। मैंने एक मर्तबा अपने शौहर से भी पूछा तो उन्होंने मुझसे उस लड़की का नाम पूछा, लेकिन शादी के दिन उससे मैं उसका नाम ही नहीं पूछ पाई थी। जिस पर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि ढूंढने की क्या जरूरत है, जब मिलनी हुई किसी शादी ब्याह के मौके पर मिल जाएगी। उसके बाद 2 शादियां भी गुजरी, लेकिन वो लड़की ना आई, जबकि
मैं दिन ब दिन खदशात में घिरी रहती कि सच में मेरी सास मेरा रिश्ता ख़त्म ना करवा दे। उसके बाद उन्होंने मेरे तेवर की शादी की तो वो अपनी सगी भतीजी ब्याह कर लाई और उससे उनका रवैया काफ़ी अच्छा दिखाई देता था, जबकि मैं शादी के पहले दिन से ही डरी हुई थी। छोटी बहू जो उनकी भतीजी तारा है, उससे वो अच्छे तरीके से बात करती है, लेकिन मुझे वो हमेशा बातें सुनाती रहती है। मेरे शौहर बड़े हैं और मैं बड़ी बहू हूँ, उस नाते उनका फर्ज बनता है वो घर के मामलात में मुझसे मशवरा लें, लेकिन वो बजाय इसके मुझे कमतर और न जाने क्या कुछ कहती हैं और अपनी भतीजी से मोहब्बत से पेश आती हैं। इतना सब तो ठीक था, लेकिन मैंने बहुत मर्तबा गौर किया कि मेरी सास नींद में खुद से बातें करती है। यही नहीं, वो शाम का अंधेरा होते ही अपने कमरे में बंद हो जाती है, दरवाजा तक बंद कर देती है और फिर इशा के बाद ही कमरे से बाहर निकलती है। पहले पहल मैं सोचती थी कि नमाज या कोई सबक वगैरह पढ़ती होंगी, लेकिन कुछ वक्त गुजरा तो मैंने देखा कि वो कुछ भी नहीं पढ़ती। जैसे नमाज से पहले वज़ू किया जाता है, वो वज़ू करके कमरे में नहीं जाती, या फिर कुछ पढ़ना हो तो वो ऊंची आवाज में पढ़ती है। लेकिन मैंने कमरे के दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तब कुछ पढ़ने की आवाज नहीं आती थी, बल्कि सरगोशियों की आवाजें आती थीं, जिनकी मुझे समझ तो नहीं आती थी, लेकिन मैं उलझन का शिकार हो जाती थी कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बहुत सोचा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन अचानक मेरे जहन में एक बात आ गई, जो मेरा जहन मुझे अपनी सास के किरदार को मशकूक बनाने की वजह से बन रहा था, जिसकी वजह ये थी हमारा घर पुराने तर्ज का था, जिसकी वजह से टोटल 3 ही कमरे थे, साथ ही बरामदा और छोटा सा बावर्ची खाना था। एक कमरा मेरा और एक देवरानी का था, जबकि तीसरा कमरा पुराने तर्ज की बैठक था, जिसका दरवाजा गली में भी खुलता था और उस कमरे में मेरी सास रहती थी। मेरा दिल इस बात को मानने से इनकारी था कि वो बैठक का बैरूनी दरवाजा खोलकर किसी को अपने कमरे में बुलवाती है, लेकिन उनकी हरकतें काफी मशकूक थीं, जिनकी वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई। मेरे साथ साथ अब मेरी देवरानी भी इस बात पर परेशान थी। बज़ाहिर तो सास की वो भतीजी थी, लेकिन हम दोनों में आपसी ताल्लुकात में ऐसी कोई नफरत नहीं थी, इसलिए हम दोनों का रवैया एक दूसरे के साथ अच्छा ही रहता था। तारा और मैंने सोचा कि हम दोनों को ये बात अपने शौहरों को बता देनी चाहिए, कल को कुछ हुआ तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर डर सा लगता कि वो कहेंगे कि सास पर कोई इल्ज़ाम लगा रही हैं और हमें ही गलत ना समझ लिया जाए। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। काफी मर्तबा तो दिल चाहता कि खुद सास से ही पूछ लूं, लेकिन डर सा लगता कहीं वो मुझे गुस्से में सुना न दें और शायद मेरे शक पर मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिशों में ना लग जाएं। पहले ही वो हमारी पसंद की शादी पर नाला रहती थीं और आए दिन मेरी शिकायतों का पहाड़ बनाकर अपने बेटे को मुझसे बदगुमान करती रहती थीं, जिस पर वो कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी बेटा होने के नाते इतनी बड़ी बात पर वो वाकई में बदगुमान हो सकते थे और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वैसे भी आए दिन मुझसे मेरी सास को मसाइल दरपेश ही रहते थे। उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया था कि मैं बे औलाद हूँ और मेरे शौहर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरी सास ने अपने बेटे को बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो ताकि वो अपने बच्चों की औलाद देख सके, लेकिन मेरा शौहर ना माना। मेरी शादी को जब से 3 साल गुजरे थे, उन्होंने औलाद न होने के बायस मुझे बांझ कहना शुरू कर दिया था और मेरे शौहर को भी मेरे खिलाफ करने के हरबे आजमाने लगी। मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें इस अमल से रोक सकूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन उन्होंने मेरे शौहर से कहा वो मुझे किसी पीर के पास लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि वो शादी नहीं कर रहा था तो वो अपने तौर पर नए हरबे इस्तेमाल करना चाहती हैं और वो पीर से दम वगैरह कराएंगी तो हमारी औलाद हो जाएगी। मेरे शौहर ने बखुशी इजाजत दे दी, जबकि मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा तो मजबूरन मुझे जाने के लिए हामी भरनी पड़ी। अगले ही दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि वो मुझे आज ही लेकर जाना चाहती हैं, तो मैं तैयार हो जाऊं। पुप्पो, मैं भी चलूंगी, मैं तैयार होकर आती हूँ। तारा ने भी जिद पकड़ ली कि वो भी साथ जाएगी,
लेकिन ये सुनकर मेरी सांस हत्थे से ही उखड़ गई थी। कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठो और हांडी रोटी करो। मुझे अपनी सास का अंदाज कुछ खास नहीं भाया था। भतीजी से वो हमेशा प्यार से ही बात करती आई थी। ये पहली मर्तबा था कि वो उसे डांट टपट रही थी। मुझे काफी अजीब सा लगा। आप मेरी औलाद की ख्वाहिशमंद ही नहीं है, जभी तो ये कह रही हैं। तारा ने गुस्से में कह दिया तो मेरी सास ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। यहीं रहो और मेरे आने से पहले खाना बना हुआ हो। सास ने तारा को हुक्म दिया और मैं डरो खौफ से अपनी सास के साथ चल पड़ी। लेकिन उनके तौरो अतवार मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे। तारा को मारना और सख्ती से पेश आना मुझे बहुत बुरा लगा था। सारे रास्ते मैं उसी के मुतालिक सोचते हुए आई थी और साथ ही मुझे डर सा भी लगा था। मेरी सास मुझे अपने घर से दूर एक कस्बे में ले आई और एक पीर के आस्ताने का पूछते पूछते एक छोटे से घर में दाखिल हुई। मैंने हमेशा सुना था कि पीरों के यहाँ रश होता है, लेकिन यहाँ कुछ खास न था। न कोई इंसान, न चरिंदो परिंद, बस पूरे घर में गहरी खामोशी सी थी। वो घर पुराना सा कच्चे मकानों के जैसा था, जिसकी छत पर प्लस्तर तक मिट्टी से लेपा हुआ था। मैं काफी हैरान और परेशान घर का मुआयना करते हुए सोचने लगी कि आखिर मेरी सास को इस जगह का कैसे पता चला होगा, जबकि उन्होंने पहले कभी किसी पीर और फकीर का जिक्र तक नहीं किया था। ज़हे नसीब, आप हमारे दरबार पर आई हैं। पीर ने मुझे और मेरी सास को हंसकर कहा तो मुझे कराहियत महसूस हुई। मेरी सास ने ही काफी देर तक उसे आने का मकसद बताया, जिसे वो गौर से सुनता रहा और फिर सुनने के बाद कोई पुराने तर्ज का रजिस्टर लाकर मेरे सामने रख दिया और बोला, इसे यहाँ अंगूठे लगाने होंगे। पीर ने हंसकर मुझ पर निगाहें गाढ़े कहा तो मैं चौंकी। मुझे कुछ गलत लग रहा था, जैसे कुछ गलत सा हो रहा हो। अचानक बाहर से आवाजें आना शुरू हो गई तो मैं चौंकी। ये आवाज तारा की थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी सास ने ठाड़ कर कहा। मुझे भी आना था तो आ गई, तारा ने कंधे हिलाकर कहा। तारा का यूं अचानक आ जाना मेरे लिए खुशकिस्मती साबित हुआ था। न जाने वो मेरे साथ क्या कर देता और मुझे अपनी सास से भी किसी किस्म की अच्छाई की तवक्को न रही थी। तारा ने आकर मुझे बचा तो लिया था, लेकिन पीर ने दम करने से भी माजरत कर ली थी। हम घर वापस आने लगे तो वापसी पर सारे रास्ते तारा और मेरी सास की बहस होती रही थी। दोनों लड़ती ही आई थीं। मेरी सास ने मुझे भी बहुत कोसा कि सारी मेरी गलती है। घर आकर कई दिन इसी मौजू पर बहस होती रही थी। पीर के पास से लौटने के काफी दिन तक मेरी सास मुझसे और तारा से नाराज रही थी, लेकिन रोज शाम को कमरे में फिर भी बंद रहती थी। कुछ दिन तक तो वो जाती रही, लेकिन अचानक काफी दिनों से मेरी सास अपने कमरे में बंद नहीं होने लगी, बल्कि शाम होते ही उनका चेहरा पीला जर्दी माइल हो जाता था, जैसे वो किसी से डर रही हैं। तारा ने भी ये नोट किया। उसने मुझे कहा कि मैं सास से पूछूं, तो मैंने इनकार कर दिया। वो मुझे गुस्से से घूर कर देखते हुए सास के पास चली गई, जो सहन में चारपाई पर लेटी हुई थी। क्या हुआ है पुप्पो? तारा दबे पांव सास के सर पर जा पहुंची और उसने सास के कंधे पर अपना हाथ मारा, जिस पर वो बितक कर पीछे हुई और डर के मारे चीखने लगी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं भी परेशान होकर उनके पास भागी चली आई। वो शोर मचा रही थी और अपना चेहरा भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं और तारा एक दूसरे को देखने लगी कि ये माजरा क्या है, जिसको हम समझ ही नहीं पा रही थी। रोज का ये मामूल सा बन जाता था। मेरी सास डर जाती और हम परेशान हो जाती थीं। एक दिन शाम का वक्त आया तो मेरी सास कमरे में बंद होने के बजाय लंबी चादर ओढ़े जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गई और जाते हुए मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे ना सही, लेकिन तारा को वो बताकर जाती थी। तारा की तबीयत थोड़ी जासूसों की तरह थी। वो पहले से ही सास को रंगे हाथों पकड़ने के मंसूबे बना रही थी। इस मर्तबा वो काफी चौकन्ना थी। सास के घर से निकलते ही वो अबाया पहनकर मेरे पास आई और मुझे साथ चलने को कहा। मैं समझ गई वो सास का पीछा करना चाहती है। मैं डर के मारे सरना में हिलाती रही,
लेकिन वो अंदर कमरे में गई और मेरा अबाया उठा लाई और मुझे पहनने को बोला। उसकी धमकियों और गुस्से से कहने पर मैंने अबाया ओढ़ा और हम दोनों की सास के पीछे पीछे चली आई। वो चलती हुई एक वीरान सुनसान सी जगह की तरफ जा रही थी, जबकि मुझे डर था कि मेरी सास ने अगर मुड़कर हमें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तारा, चलो वापस चलते हैं। मैं बहुत डरी हुई थी और नहीं चाहती थी कि हमारी सास को इसके बारे में कुछ पता चले, इसलिए मैंने तारा से कहा तो वो बहुत नाराजगी से मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था। तारा ने कहा तो मैंने उसे बहुत कोशिशें करके मनाया कि घर वापस चलते हैं। मेरी सास एक कोठरी की जानिब गई थी और फिर उसके अंदर चली गई थी, जबकि तारा भी अंदर जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी वो किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए मैं उसे बहला फुसलाकर घर वापस ले आई। कई दिन यूं ही गुजर गए थे। तारा सास से इजाजत लेकर अपने मैके गई हुई थी और सास की तबीयत भी बहुत खराब थी। वो रातों को उठकर बाहर सहन में आकर टहलती रहती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं पैरों उन पर नजर रखती कि इस चक्कर में अपनी तबीयत ना खराब कर दें, क्योंकि तारा तो पूरे 20 दिनों के लिए गई थी और घर संभालने के साथ साथ मुझे उनकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। एक दिन वो रात के वक्त सहन में खड़ी टहल रही थी। मैं पानी पीने के लिए बावर्ची खाने से बाहर निकली तो अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। वो तेजी से मेरी तरफ दौड़ी। मेरी जासूसी करती हो? तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी जासूसी करो? वो मेरे सर पर आई और मेरी गर्दन दबोच ली। डर से मेरी आंखें बाहर निकल आईं। मैंने हाथ पैर मारते हुए सास को परे धकेलने की कोशिश की, लेकिन न जाने उनके लागर वजूद में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उनके हाथों से मैं अपनी गर्दन छुड़ा ही नहीं पा रही थी। कल तक तो वो बैठते हुए भी तकलीफ से दो चार होती रही थी, लेकिन आज इतनी हिम्मत! मैं खौफ से कांप गई। मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। अचानक मैंने दोनों हाथ लगाकर अपनी सास को जोर से पीछे धकेला तो वो लड़खड़ा कर काफी दूर जा गिरी और उनका सर दीवार से जा लगा। वो गिरते ही बेहोश हो गए और उनके सर से सुर्ख खून बहकर जमीन को रंगदार करने लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने सास का सर अपनी गोद में रखा और उन्हें होश में लाने की कोशिश की। शौहर के डर और सास की बेइज्जती और घर उजड़ने के खदशात सच साबित होते दिखाई दे रहे थे। हाथ पैर फूल से गए कि करूं तो क्या करूं। दिल चाहा कि अपना सर भी दीवार से दे मारूं। चंद लम्हे तो जहन मफलूज रहा, लेकिन फिर सास का सर आराम से जमीन पर रखा और अपना दुपट्टा उतारकर उनके सर पर लपेटकर तेजी से भागकर अंदर गई और कमरे से दवाइयों का डब्बा उठाकर उन्हीं कदमों भागकर बाहर आई। सास के सर पर दवाई लगाकर खून रोकने की कोशिश की तो 5 मिनट में खून निकलना बंद हो गया, तो मैंने पट्टी कर दी। फिर दोबारा से उनका सर अपनी गोद में रखे मैं उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। यूं ही बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी। जहन में यही खदशात सर उठाने लगे कि सुबह का सूरज तुलू होते ही मेरे इस घर से निकलने की तैयारी शुरू हो जाएगी और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, जबकि मेरी सफाइयां और हकीकत पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। अपनी सोचों और डर से उलझते उलझते 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन सास को होश न आया। मैंने परेशानी में उनकी नब्ज चेक की और देखा कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं। नब्ज टटोलने पर पता चला वो जिंदा ही है, लेकिन होश में लाने के लिए मैं कुछ सोचने लगी। मैंने सास के सर पर दवाई लगाकर पहले पट्टी की थी, फिर अपना दुपट्टा भी लपेट दिया ताकि हवा न लगे। उनका सर जमीन पर रखकर बावर्ची खाने गई और एक पानी का गिलास भरकर ले आई और सास के चेहरे पर वक्फे वक्फे से छींटे मारने लगी। उससे उन्होंने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और सर दर्द की वजह से कर्रा कर अपना हाथ अपने सर पर रखा। खून और पट्टी को महसूस करते हुए उन्होंने मुझे मशकूक नजरों से देखा और उठ बैठी। मैं सोचने लगी रात के वक्त ही वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी या फिर मार ही डालेंगी। मुझे वो लड़की शिद्दत से याद आई। मुझे ये चोट कैसे लगी है? वो गायब दिमाग से मुझे देखकर पूछ रही थी। मेरा दिल एकदम उछलकर हलक में आ गया। हाथ मेरे कांप रहे थे, लेकिन मुझे डर सा लगा कि शायद उनकी याददाश्त चली गई है।
لیکن خود کے ان وسوسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے ساس کو سہارا دے کر اٹھایا اور صحن میں پڑی چارپائی پر لا کر انہیں بٹھا دیا۔ میں بہت حیران سی ہوئی کہ انہوں نے میری مدد پر کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، نہ ہی میرے ہاتھ جھٹکے تھے۔ کچھ بھی نہیں، آپ گر گئی تھیں اور ہوش میں نہیں آ رہی تھیں تو میں نے پٹی تو کر دی، لیکن کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں پریشان ہو گئی، اس لیے پانی کے چھینٹے ماری۔ کافی دیر میں معقول بہانہ تلاش کرتی رہی تاکہ ساس کے غصے اور اس گھر سے اپنے آپ کو در بدر ہونے سے بچا کر کوئی جھوٹ بولوں جس پر ساس یقین بھی کر لیں اور میں بھی بچ جاؤں۔ بالآخر ایک معقول سا جھوٹ میرے ذہن میں آیا اور میں نے سر جھکا کر بول دیا، اچھا۔ انہوں نے جیسے میری بات پر یقین کر لیا تھا اور سر ہلانے لگی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ میں بچ گئی ہوں۔ اب یہیں کھڑی رہو گی یا مجھے کمرے میں لے کر چلو گی؟ ساس نے قدرے گھور کر کہا تو میں نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے انہیں سہارا دیے اٹھایا اور کمرے میں لے جانے لگی۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں گر گئی ہوں؟ چلتے چلتے میری ساس نے رک کر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا تو میری سانس اٹک گئی۔ میں پانی پینے آئی تھی تو آپ پر نظر پڑ گئی۔ میں نے جلدی سے جواب دیا اور انہیں کمرے میں لے آئی۔ ساس کو بستر پر لٹا کر ان پر کمبل ڈالا۔ میرے لیے ہلدی کا دودھ لے کر آؤ، ساس نے مجھے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور باہر نکل آئی۔ باورچی خانے میں آ کر میں نے دودھ گرم کیا اور اس میں ہلدی ڈال کر چمچ سے مکس کی اور لا کر ساس کو گلاس پکڑایا۔ اب تم جاؤ اور دروازہ بند کرنا۔ ساس نے گلاس پکڑ لیا اور مجھے جانے کو کہا۔ میں چپ چاپ باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں خود باورچی خانے میں آ گئی۔ ساس کو رات کے گندے برتن رکھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا اور میں صبح صبح عزت افزائی سے بچنے کے لیے دودھ ابالنے والی دیگچی کو دھونے لگی۔ دھو کر جب دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر سونے لگی تو یکدم میرے قدم رک گئے۔ ساس کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور آواز بہت دھیمی تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غور کرنے کی کوشش میں دروازے کے ساتھ اپنے کان لگائے۔ میں اسے لے کر آؤں گی، ویسے بھی وہ مجھے نہیں پسند، تم ہی لے لو۔ کافی غور کرنے پر مجھے ساس کی یہ آواز سنائی تھی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ نہ جانے وہ کس کو لے کر جانا چاہتی تھی اور کہاں لے جانے کا ارادہ تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں لے آؤں گی، بس ہوش و حواس میں رہنا، یہ بہت چالاک ہے۔ دوبارہ آواز سنائی تھی تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ نہ جانے وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں تارا کو یاد کرنے لگی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید کوئی اچھا مشورہ دے دیتی یا مجھے حوصلہ ہوتا۔ مجھے تو اب ڈر سا لگنے لگا تھا۔ خاموش تماشائی بنے رہنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے بات اپنے دل میں ہی دبا لی تھی، تارا کو بھی نہیں بتایا تھا۔ کافی دن تک تو ساس کا سر زخمی رہا۔ چونکہ یہ چوٹ میری وجہ سے لگی تھی تو میں باقاعدگی سے وقت پر ان کی پٹی کرتی رہی تاکہ زخم جلدی سے بھر سکے۔ بہت دن تک تو مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑی تھی۔ اس واقعے کے بعد ان کا لہجہ اور انداز مجھ سے بدلا بدلا سا تھا۔ پہلے تو وہ بہت مرتبہ میرا ہاتھ جھٹک دیتی تھی یا پھر غصے سے ہی مخاطب کرتی تھی، لیکن اب وہ کئی دنوں سے قدرے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ دوسرے ہی دن شام کے پہر میری ساس بنا بتائے گھر سے نکل پڑی۔ مجبوراً مجھے ان کی خبر گیری کے لیے پیچھا کرنا پڑا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے میری ساس ایک ویران علاقے میں آ گئی تھی۔ کئی گلیاں اور کئی کھیتوں سے گزر کر اب ایک سنسان اور ویران سا علاقے میں داخل ہو گئی جہاں ارد گرد کوئی بھی گھر نہیں تھا، بس سخت اور بنجر سی زمین ہی زمین تھی۔ مجھے ڈر سا لگا کہ واپسی نہ جانے کیسی ہوگی۔ اس سے پہلے جب ساس گئی تھی تو وہ اور جگہ تھی۔ میری حیرت اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آج کہاں چل پڑی تھی؟ تارا بھی آج ساتھ نہ تھی۔ اگر ہوتی تو شاید مجھے کچھ حوصلہ ہوتا۔ یہ ماحول اور جگہ میرے لیے انجان تھی اور میں ڈر کے مارے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اتنا چل چل کر بھی ٹانگیں درد کر رہی تھی، جبکہ میری ساس میرے آگے آگے چلتی جا رہی تھی اور یوں جیسے وہ ایک نوجوان عورت ہوں، جبکہ اصل میں وہ جوڑوں کی مریض تھی اور گھر میں بھی سہارے کے بنا چل نہیں پاتی تھی۔ میں حیرت در حیرت میں گم چلتی جا رہی تھی۔
मैं उनसे काफी दूर आराम आराम से चल रही थी ताकि उन्हें मेरा पीछा करने का इल्म ना हो, वरना न जाने वो क्या कर गुजरे। आज से पहले मैं घर से इतना दूर चलकर नहीं आई थी, जबकि सास की मशकूक हरकतों के बाइस मुझे ये भी करना पड़ रहा था। चलते चलते वो एक वीराने की तरफ आईं और एक कोठरी के अंदर चली गईं। वो एक कोठरी थी, आसपास झाड़ियों का अंबार लगा हुआ था और झाड़ियों के दरमियान में घास फूस से बनी छत और नीचे लकड़ियों और रेत की कच्ची ईंटों से बनी हुई जमीन थी। मेरी सास उसके अंदर चली गई। मेरा दिल खौफ और हिरास में मुब्तला हो गया था। कुछ दिन पहले तो मेरी सास एक और जगह गई थी, लेकिन वो बिल्कुल हूबहू ऐसी ही कोठरी थी, जबकि आज जगह तो कोई और थी लेकिन कोठरी बिल्कुल एक जैसी। मेरा दिल किया कि यहीं से भाग जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तारा का ख्याल, जिसने मुझे मैके जाते हुए हिदायत दी थी कि मुझे उसका हल निकालना है और रात से पर्दा उठाकर ही रहना है, मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके करीब जाने लगी। उसके इर्द गिर्द लगी झाड़ियों में न जाने कैसी महक थी कि मेरा सर चकराने लगा। मेरे कदम तकमकाने लगे। मैंने अपने कदम मजबूत किए और धीरे धीरे कदम उठाती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम आगे बढ़ी थी कि मेरी नजरें पथरा गईं। मुझे एक खौफनाक सा चेहरा दिखाई दिया था, वो भी झाड़ियों की टहनियों में ही बना हुआ। मैं डर गई और मैं वहीं रुक गई। मेरे कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। मैं यकदम पीछे मुड़ी तो वो झाड़ियां झूमकर मेरे रास्ते में आ गई। मैंने अपनी चीखें दबाईं। यूं महसूस हुआ जैसे वो बना बनाया हुआ चेहरा हकीकत में था, जबकि वो झाड़ियों की टहनियों से बना हुआ था। मैंने कपकपाते हाथों से उन टहनियों से बने चेहरे को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो झूल कर पीछे हो गया। अब तो मुझे ये जगह और टहनियां पुरस्कार दिखाई देने लगी थी। मैंने हरासा होते और खौफ के बाइस अपने दुखते सर को दोनों हाथों से थाम लिया। अचानक वो टहनी दोबारा झूलकर मेरे सामने आ गई। मैंने गुस्से से उसे हाथ दे मारा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि उन टहनियों में बने चेहरे ने मेरा हाथ जकड़ लिया था। मैंने पीछे खींचने की कोशिश की तो मेरा हाथ आजाद ही नहीं हो रहा था। मैंने बोलना चाहा तो मुझे लगा मेरी आवाज गले में ही बंद हो गई है। मैं डर गई थी, किसी भी तरह बस वहां से निकलना चाहती थी और इसी कोशिश में लगी हुई थी। काफी जोर जबरदस्ती के बायस मैंने अपना हाथ आजाद तो करवा लिया था, लेकिन मैं पीछे होते होते उल्टी ही पीछे ही गिर पड़ी और वो चेहरा झूल कर मेरे चेहरे से आ लगा। मैंने चीख मारने की कोशिश की तो मेरी आवाज फिर से नहीं निकली। टहनियों को दोनों हाथों से मैंने पीछे धकेला और तेजी से जमीन से उठकर खड़ी हो गई और अंधाधुंध बाहर की जानिब भागी। वो भाग रही है, पकड़ो! अचानक उस कोठरी से वही पेड़ निकला जिसके पास मेरी सास मुझे लेकर गई थी। उसे देखकर मैं चौंकी और मजीद डरकर पीछे भागी, लेकिन झाड़ियों ने मुझे घसीटकर उस कोठरी में जा पटका था। अंदर आते ही मैंने देखा कि मेरी सास औंधे मुंह जमीन पर आंखें बंद किए पड़ी है, जबकि वो पीर मुझे खबासत से देख रहा था। कौन हो तुम और मेरी सास से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? हालांकि मैं दिल ही दिल में डर रही थी, लेकिन हिम्मत करके पूछा तो वो हंसने लगा। बता देंगे, इतनी बेसब्री क्यों है? वो हंसा तो मुझे गुस्सा आया। मैं बेबसी से सास को देखने लगी। वो औंधे मुंह पड़ी थी, न जाने उसने उसके साथ क्या कर डाला था। तुम्हें मना किया था कि शादी मत करो, लेकिन तुमने शादी कर ली। मैंने कितना मना किया, बहकाया, डराया, लेकिन तुम पास नहीं आई। तुम्हारे हाथों तुम्हारी सास को धक्का दिलवाया कि उसकी मौत का जिम्मेदार तुम ठहराई जाओगी, तो तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन ये भी बच निकली। जब जब तुम्हें फंसाने की कोशिश की कि तुम अपने ससुराली घर से निकाल दी जाओ, तब तब तुम बच गई। वो पीर गुस्से से दहाड़ा तो मैं डर से गई। पहले ही वो खौफनाक सा चेहरा मेरी नजरों के सामने चल रहा था, अब इस पीर की बातें मुझे हैरत में डाल रही थी। मेरी सास दूर आंखें बंद किए पड़ी थी। न जाने इस पीर ने क्या कर डाला था उनके साथ। मुझे इतना फांसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है? मैंने गुस्से से देखते हुए कहा और अपनी सास की जानिब बढ़ी। पीर ने पीछे से छड़ी फेंकी। वो देखते ही देखते खौफनाक झाड़ियों वाले चेहरे में बदल गई।
उसे देखकर ही मैं चिल्लाई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो इससे बचकर आई थी। तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी किस्मत में मेरा साथ दिखा था। बस तुम्हारी शादी उससे हो गई। तुम मेरी हो, तुम मेरे जिंदा और जवान रहने की चाबी थी, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई जिसे मैंने रोकने की कोशिश की। उसकी बातें मेरी समझ नहीं आ रही थी। मैं हैरान परेशान सी थी और ये भी सोचने लगी कि मेरी सास इस पीर से क्यों मिलने आती थी। मेरा शक यकीन में बदल जाता कि सास सरगोशियों में भी उसी से बातें करती है, लेकिन जैसे उसकी बातें थीं, मैं परेशान ही हो गई। कैसी चाबी और कैसी शादी? क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानती तुम्हें और ना कभी देखा है। मैंने ना समझी से उससे पूछा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था, और ना ही मुझे ढकी छुपी बातों की समझ लग रही थी। देख भी कैसे सकती हो, मैं एक जिनज़ादा हूँ, इंसान नहीं हूँ। उसके कहने की देर थी, वो एकदम से पीर के रूप से बदलकर जिनज़ादे के रूप में आ गया, जो हूबहू झाड़ियों से बना चेहरा था। मैंने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें रोकी। दिल दहल सा गया था। जिनज़ादों और भूतों का मुझे कभी यकीन नहीं था, ना ही मैं उन पर यकीन करती थी, लेकिन आज यूं नजरों के सामने देखकर ही मेरी जान निकल रही थी। वो एक बूढ़ा सा खौफनाक शक्लो सूरत का जिनज़ादा था, जिसके कुछ दांत बाहर निकले हुए थे और आंखें अंदर को धसी हुई थीं, जो यकीनन उसके बुढ़ापे की वजह थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा तो मैं चिल्लाई, दूर रहो मुझसे। मेरी सास को अपने कब्जे में कैसे लिया और कैसे हम तक पहुंच गए? मैंने चिल्ला कर पूछा। दिल ही दिल में तारा को सोचा कि काश वो हमारे साथ होती। करना पड़ा था, क्योंकि तुमने उस बुढ़िया के बेटे से शादी कर ली थी और तुम्हें सताने के लिए मुझे इसके वजूद को अपने बस में करना था। इस सब में भी सारे का सारा तुम्हारा ही कसूर है। वो हंसने लगा, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा था। उसने मेरी सास को बुरी नजर से घूर कर कहा था, जैसे सारा कुछ उन्होंने ही किया हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मेरी सास मुझसे इतनी नफरत कर सकती हैं कि अपने बेटे की मोहब्बत और बीवी होने के बावजूद वो मुझे एक जिनज़ादे के हवाले करने के लिए यहाँ तक ले आई थी। मैं समझ चुकी थी, उन्होंने इसीलिए तारा को अपने मैके भेजा था कि वो मेरे साथ यहाँ तक ना आ सके और ना ही वो अपनी नजरों से देख पाए, क्योंकि वो जानती थी कि हम इनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे अपने पीछे पीछे लाया ताकि वो मुझे इस जिनज़ादे के हवाले कर सके। सारी हकीकत खुलते ही मेरा सर चकरा कर रह गया। कोई इतनी भी नफरत कर सकता है कि किसी और को दूसरे मखलूक के हवाले कर दे? कैसा कसूर, कैसा सताना, क्या कह रहे हो? तुम जैसे आमिल बाबा लोगों पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कौन सा जादू करते हो? मैं नहीं मानती किसी जिनज़ादे को। मैंने फिर भी बेयकीनी से कहा और वही जमीन पर गिर सी गई। मजीद सच्चाई सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी। जिनज़ादों का उसूल है, जब कोई जिनज़ादा बूढ़ा हो जाए तो उसे नए सिरे से जमा होने के लिए एक मखसूस और खूबसूरत इंसानी लड़की से सिया चौदवी की चांदनी रात में ब्याह रचाना पड़ता है। ये रात कई सालों बाद आती है, कभी कभार तो 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद। खुशकिस्मती से अगर हो जाए तो 2-3 साल बाद भी आ जाती है। उस रात का इंतजार करते करते काफी अरसा गुजर जाता है। ब्याह रचाकर उसके बाद वो उस लड़की को लेकर अपने लोगों में जाता है और वहां लड़की को अपने शौहर के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तब जाकर जिनज़ादा दोबारा से जवान और खूबसूरत होता है। चौदहवीं के चांद से पहले तुम मुझे मिल गई। तुम्हें ढूंढते हुए मुझे 3 साल लगे थे। जब मिल गई तो पता चला तुम्हारी शादी तय पा चुकी है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी शादी रोक सकूं, लेकिन नहीं रुक पाई। मैंने भेस बदला और एक लड़की के रूप में तुम्हारे पास गया। तुम्हें डराया, लेकिन तुम नहीं मानी। हमारे उसूलों में एक उसूल ये भी है कि हम 14वीं के चांद के दिन किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करते। उसी रात ही अगर तुम शादी से इनकार कर देती तो मैं तुम्हें बेहोश करके अपने यहाँ ले जाता, लेकिन तुमने इनकार नहीं किया और मैं जबरदस्ती नहीं कर पाया। सारी बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं इस जिनज़ादे को जमीन में दफन कर दूं या फिर आग लगाकर जला डालूं, लेकिन उस पल मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी।
वो लड़की जो मेरे पास आई थी, उसने मुझे इतने साल तक खौफजदा किए रखा था, अजियत में मुब्तला किया हुआ था, और उसकी हकीकत जो आज खुली कि दर हकीकत मेरे ससुराल की कोई लड़की ही नहीं थी। ये सब जानकर मुझ में अब हिम्मत नहीं रही थी। तुम पागल हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब है? चले जाओ यहाँ से और मेरी सास को अपने मंदिरों से आजाद करो, मैंने चिल्ला कर कहा और आसपास पड़ी चीजें उठा उठा कर फेंकने लगी। मुझे सब समझ आ गया था। वो मेरी सास का औलाद के बहाने इस पीर के पास ले जाना, अगर तारा न आई होती तो उसी दिन ही वो मुझे उस पीर के हवाले कर देती। अब आगे नहीं सुनोगी क्या? मैंने तुम्हारी सास को बता दिया है सब कुछ। उसको अपने बस में करते ही मैंने सब बता दिया था, और वो तभी औलाद की खातिर तुम्हें मेरे पास लेकर आई। ये जब भी शाम को कमरा बंद करके बैठती थी, तब मैं उसे तुम पर जुल्म करने के मशवरे देता था, ताकि तुम भाग जाओ और उसका बेटा तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारी सास राजी है और चाहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। अब ये तुम पर है कि तुम खुद चलोगी या नहीं, वरना मैं बेहोश करके किसी भी परिंदे या जानवर के वजूद में कैद करके ले जाऊंगा। वो बहुत जालिम था, इतना कि मैं जान ही ना पाई थी। उसके इरादे बहुत भयानक थे, जिन्हें जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सामान फेंकना बंद कर दिया और बेयकीनी से कभी सास को देखती तो कभी जिन सादे के भयानक मकरू चेहरे को। इतने जालिम कैसे हो सकते हो? किसी के जज्बात तुम लोगों के लिए कुछ नहीं होते क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। कई सवालात मेरे जहन में खुलबुली मचा रहे थे। हमें अपनी जात के अलावा कुछ नजर नहीं आता, न हमने देखा है। तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारी सास को मैं इसी वक्त तुम्हारे ससुराल छोड़ दूंगा। वो जालिम होने के साथ साथ खुद परस्त भी था। उसे सिर्फ जवां उम्र चाहिए थी, और जिसे हासिल करने के लिए वो मुझे अपनी कैद में लेना चाहता था। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी बात मानकर ये कदम उठाऊंगी। मैंने सख्ती से कहा कि शायद वो मेरे लहजे से मुझे छोड़ दे। तुम मेरे गज़ब को आवाज देकर ललकार रही हो लड़की। वो धाड़ा और उल्लू की खोपड़ियां मेरी सास की तरफ फेंकने लगा। शायद वो मुझे डरा रहा था। तुम हमें छोड़ दो और अपने ही यहाँ से किसी लड़की से शादी कर लो, मैंने नरमी से कहकर उससे गुजारिश की। कभी भी नहीं। मुझे जवान उम्र चाहिए। उसके लिए मुझे इंसानी लड़की से ही शादी करनी है, और वो लड़की सिर्फ तुम हो। वो सपाकी से बोला। मैंने अपनी सास को देखा, वो हनूस बेहोश ही थी। न जाने उसने ऐसा क्या कर दिया था उन्हें कि वो होश में भी नहीं आ रही थी, जबकि उनके आसपास खोपड़ियों का ढेर लग चुका था, जिनसे खून भी रस रहा था, जैसे अभी ताज़ा ताज़ा ज़बह किया गया हो। तो तुम भूल रहे हो कि हमारे पास खुदा का कलाम है, जो मुझे तुम्हारे इस गलत कदम से बचाएगा। मैंने अल्लाह का नाम दिल में लिया और पुर यकीन होकर कहा, तुम इससे पहले कि ऐसा कुछ करो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। वो गुस्से से चिल्लाया। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, हमारा पीछा छोड़ दो। इतना जीकर क्या करोगे? एक ना एक दिन मरना तो है ही। मैं हिम्मत नहीं हार रही थी, जबकि उसने मुझ पर भी गुस्से से खोपड़ियां फेंकना शुरू कर दी थी, जिन्हें देखकर ही मुझे कराहियत महसूस हो रही थी। हमारे यहाँ जो जवान हो जाए तो मरता नहीं, तुम बस अपनी हाँ में जवाब दो। वो अपनी हठधर्मी पर कायम था, और मैं उस यकीन पर कि शायद मैं यहाँ से बच निकलूं, जबकि उल्लू की खोपड़ियों से निकलता खून देखकर ही मेरी जान निकल रही थी। तो मेरी तरफ से इनकार है, जो करना है कर लो, मैंने तंग आकर कहा, और जमीन से उठकर इर्द गिर्द देखने लगी। अंदर आते ही उस कोठरी का दरवाजा खत्म हो चुका था। वो एक बिल्कुल बंद घर बन गया था, जिसमें चारों जानिब अंधेरा ही अंधेरा था। बस कुछ रोशनी के लिए आग जलाई हुई थी, जिससे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। मैं बाहर जाने के लिए रास्ता तलाश करने लगी। ठीक है, पहले तुम यहाँ कैद रहो, और तुम्हारी सास को भी मैं ही मार कर जाऊंगा। अगर तुम मेरी कैद से बच भी गई तो फिर भी तुम्हारा शौहर अपनी माँ के कत्ल की वजह से तुम्हें दोबारा घर में दाखिल नहीं होने देगा, उसने कहा, और मेरी सास की जानिब गया। मैं समझ गई कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि उसके हाथ में एक डोल था जिसमें खौलता हुआ खून था, जो मेरी सास पर फेंकने वाला था। मुझे जल्दी जल्दी कुछ सोचना था,
ताकि मैं अपनी सांस को बचा सकूं। तेजी से मैं अपना दिमाग लगाने लगी। मैं खुद को ही मार दूंगी ताकि तुम मुझे बदनाम करने से तो क्या, अपनी जिंदगी और ख्वाब को भी कभी नहीं पा सकोगे। इससे बेहतर हल मेरे पास और कोई भी नहीं है। तुमसे भी निजात मिल जाएगी और बदनामी से भी बच जाऊंगी। यकदम मेरे जहन में ख्याल आया और जल्दी से वहीं पड़े दूसरे डोल के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि वो समझे कि मैं खौलते हुए खून का डोल खुद पर उल्टेलने वाली हूँ। खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया तो। वो वहीं से चिल्लाया। मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो फिर हमें छोड़ दो, वरना मैं खुद को भी मार दूंगी। तुम करते रहना फिर मेरी लाश के साथ ही जो करना हुआ। मैंने कहा तो उसने यकदम कुछ फेंका जो सीधा उस डोल में गिरा और वो डोल फौरन ही गायब हो गया। जिनजादे ने डोल वहीं फेंका और मेरी तरफ आया और घसीटते हुए उसने मुझे एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे हाथ पैर उसने बांध दिए थे जबकि मेरी सास दूर जमीन पर बेहोश ही पड़ी थी। मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश की कि अपने आप को आजाद करा सकूं, लेकिन जिनजादा वहीं खड़ा सामने हंस रहा था, जैसे वो मेरी बेबसी पर खुश हो रहा था। उसे गोया सुकून मिल रहा था। मेरी कोशिश बेकार जा रही थी क्योंकि मेरे हाथ रस्सियों से नहीं बल्कि लोहे की जंजीरों से बंधे थे। काफी देर तक मैं निढाल सी बैठी रही और यहाँ से निकलने की तरकीबें ढूंढने लगी। शादी कर लो और आजादी पालो, बूढ़ा जिनजादा फंकारा तो मेरा दिल चाहा कि उसका मुंह तोड़ दूं। उसका चेहरा ही इतना खौफनाक सा था कि मैं देखकर ही आग बगोला हो रही थी, जिसका उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। कभी भी नहीं करूंगी, जो मर्जी है कर लो, मैं जंजीरों से उलझती हुई चिल्लाई। उसने मेरे करीब आकर मेरी गर्दन पर अपने नाखून काट दिए। दर्द की शिद्दत बढ़ते ही मैं चिल्लाई। वो हंसने लगा। मेरी नरमी का तुमने नाजायज फायदा उठाया है, जिसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना होगा, उसने फनकार कर कहा और मेरी गर्दन दबोच ली। अचानक वहां एक रोशनी सी फैलने लगी और धीरे धीरे सारा अंधेरा छट गया। रोशनी नजर आते ही वो जिनजादा मुझसे बिदक कर दूर हुआ और चिल्लाने लगा, जिनों की सरदार यहाँ नहीं हो सकती, वो इंसानों की बस्ती में कैसे आ सकती है। वो खौफ से कांप रहा था और मैं देखकर हैरान होने लगी। अभी तो वो मुझे डरा रहा था, मार रहा था, लेकिन अचानक ये क्या हो रहा है कि वो खुद खौफजदा हो गया था। मैं आ गई हूँ क्योंकि तुम इंसानों की बस्ती में घूम रहे हो। मेरे शौहर होते हुए तुम किसी इंसानी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो। उस रोशनी में अचानक एक खूबसूरत सी बूढ़ी औरत नुमाया हुई, जिसका रंग सफेद था। वो देखने में काफी खूबसूरत खुश शक्ल सी थी। लेकिन आपको कैसे पता चला? जिनजादा हैरान था, इसलिए बेयकीनी से अपनी बीवी को देखने लगा, जबकि मैं हैरान परेशान सी बंधे हाथों पैरों के साथ पतरा सी गई थी। तुमने अपने साथ कुछ मौक्कल लिए थे जो तुम्हारी मदद करते रहे हैं। उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई है। कैसे तुम एक लड़की से झूठ बोलकर उससे शादी करना चाह रहे हो। जिनजादे की बीवी ने चिल्ला कर कहा। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो शदीद गुस्से में है। तुम मेरे इरादों से बाखबर थी तो जान लो कि मैं आज ये शादी करके ही रहूंगा। कल चौथवी की रात है और मुझे ये शादी करनी है। कुछ पल पहले जो वो डर रहा था अब बेखौफी से बोला, जिस पर उसकी बीवी हंसने लगी। तुम्हारी भूल है, तुम ये शादी करते ही फना कर दिए जाओगे। तुमसे 10 गुना ताकतें मुझे हासिल हैं। इंसानी जान पर तुम एक वार करके देखो, तुम्हें मैंने फना न किया तो कहना। उसने कहकर कोठरी में आग लगा दी और कुछ पढ़कर मेरी सास पर फूंका। वो यकदम उठकर बैठ गई और फिर जिनजादे की बीवी ने मुझे कैद से आजाद किया। तुम जाओ उस रास्ते से अपनी सास को लेकर और पीछे मुड़कर मत देखना। बूढ़ी जिनजादी ने एक रास्ता बनाया तो बाहर की बंजर जमीन दिखाई देने लगी और मुझे पीछे ना मुड़कर देखने का हुक्म दिया। मैं भागकर अपनी सास की तरफ गई और उनका बाजू पकड़े बाहर की जानिब जाने लगी। अचानक जिनजादा मेरे सामने आ गया। ये यहाँ से नहीं जा सकती। उसने मेरे हाथ से सास का बाजू छीना और मेरी सास को दूर धकेला। वो पीछे जा गिरी और मुझे घसीटता हुआ दोबारा कैद करने लगा। उसकी बीवी यकदम मेरे सामने आई और उसने मुझे छुड़ाकर जिनजादे पर आग डाल दी। वो भड़कता हुआ इधर उधर घूमने लगा
गम और गुस्से से वो चिल्लाने लगा, इससे पहले कि ये आग बुझ जाए उस कोठरी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि जिन कौम पर ज्यादा आग असर नहीं करती। तुम्हारे यहाँ से निकलते ही तुम तक ये नहीं पहुंच पाएगा। बूढ़ी जिनसादी ने कहा और मुझे और मेरी सास को हवा में उछालकर कोठरी से बाहर धकेल दिया। हमारे वहां से निकलते ही वो कोठरी यकदम गायब हो गई और आसपास की आबादियां भी दिखाई देने लगी। मैं रास्ता ढूंढते ढूंढते घर के रास्ते तक जा पहुंची। उस हादसे ने मुझे खामोश कर दिया था, जबकि मैं अभी तक गम में थी कि सास ने मेरे साथ ज्यादती की है। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई। मेरी सास ने दरवाजा खटखटाया। वो बहुत परेशान थी, उन्हें डर सा लगा था। दरवाजा खोलो सारिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमसे इतनी नफरत नहीं की। उस जिनसादे ने मुझे काबू में किया हुआ था। उसने हमारे दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की है। सास की बातें सुनकर मुझे सारी हकीकत समझ में आ गई थी। हकीकत में तो उनका कोई कसूर ही नहीं था, बल्कि जिनसादा मुझे खिलाफ कर रहा था। मैंने दरवाजा खोल दिया और अपनी सास को माफ कर दिया। तारा के घर आते ही मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी वो कुछ गलत सोचे या डर जाए, क्योंकि वो काफी हसास तबीयत की मालिक थी। उस हादसे के बाद मेरी और मेरी सास की काफी दोस्ती हो गई थी, जिस पर तारा भी हैरान होती थी। हम तीनों ही हंसी खुशी अपने घर को खुशियों और इत्तेफाक के साथ चलाने लगी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।